Welcome back with another video on the chapter Marketing Management. आज हम लोग बात करेंगे हमारे एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स के थर्ड एलिमेंट्स के ऊपर, जो मतलब मेरे 4 एलिमेंट थे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे मार्केटिंग मिक्स जो हमारा कॉन्सेप्ट था, उस मार्केटिंग मिक्स के अंदर मेरे 4 एलिमेंट थे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स के ऊपर, दैट इज प्लेस। प्रोडक्ट हम लोग का हो गया, प्राइसेस हम लोग ने पढ़ लिया अपने लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले एक बार वो देख लीजिए, ताकि ये वीडियो देखना आपके लिए और ज्यादा समझना इसको और ज्यादा इजी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो प्लेस एलिमेंट है या मार्केटिंग मिक्स का जो प्लेस कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है ये प्लेस कॉन्सेप्ट, कैसे हम प्लेस डिसाइड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं प्लेस डिसाइड करने में, कैसे हम लोग अपने गुड्स का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कौन कौन से चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे चैनल्स को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमारा ये प्लेस मिक्स कॉन्सेप्ट है या जो हमारा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो ये मेरा प्लेस कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है। इट रेफर टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है किस चीज से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हमें अपने जो गुड्स हैं, जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको मार्केट में किस तरह से अवेलेबल करा सकते हैं, किस तरीके से हम मार्केट में उनका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम मार्केट तक उनको पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो उनकी डिमांड अच्छी खासी होगी, क्योंकि वो लोगों को तक रीचेबिलिटी होगी, लोग उसको देखेंगे तो उसको परचेज करेंगे। बट अगर आपके गुड्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है और मिलते ही नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे, छोड़ो इसका सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं क्योंकि ये तो हमें मिल नहीं रहा है। तो जब आपका प्रोडक्ट भले कितना भी डिमांडिंग हो, भले कितना गुड क्वालिटी हो, भले ही कितना सस्ता हो, बट अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ ही लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारा ये कि किस तरह से कोई भी एक मार्केटर या कोई भी एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराता है। अब इसके 2 एलिमेंट्स होते हैं, इट इंक्लूड्स 2 एलिमेंट्स। पहला है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो मेरा ये प्लेस मिक्स कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर 2 मेरे एलिमेंट आते हैं या 2 कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। सबसे पहला मेरा यहाँ पे आता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड मेरा आता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे होता है कि हम लोग किस तरीके से कौन से ऐसे चैनल का फॉलो अप करें या कौन से ऐसे हम लोग चैनल सेलेक्ट करें जिससे हमारे गुड्स जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए। अब ये जो चैनल्स होते हैं, ये आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में चैनल्स मेरे हैं क्या, कितने टाइप्स के चैनल होते हैं। बेसिकली हमारा जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मतलब क्या होता है, इट रेफर टू द पीपल और मिडिल मैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स तक ले जाने के बीच में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व हैं, तो जितने ज्यादा मिडिल मैन होंगे चैनल उतने ज्यादा हो जाएंगे। अगर कोई मिडिल मैन नहीं है तो 0 चैनल हो जाएगा, 1 मिडिल मैन है तो 1 चैनल हो जाएगा, 2 मिडिल मैन है तो 2 चैनल हो जाएंगे, 3 मिडिल मैन है तो 3 चैनल हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा मिडिल मैन होंगे मेरे चैनल उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे मतलब है इट रेफर टू द पीपल और मिडिल मैन, यानी कि हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स तक पहुंचाने के बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे मिडिल मैन का जो स्टेप्स होते हैं वो मेरे कहलाते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड मेरा है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। हमारे गुड्स मूव कैसे करेंगे, मतलब कैसे आपके गुड्स आपकी फैक्ट्री से निकल कर कस्टमर की टेबल तक पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीजर होंगे, क्या स्टेप्स होंगे, क्या मीडियम होंगे, ये भी इस वीडियो में भी आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मेरे 2 एलिमेंट हैं, इन्हीं 2 एलिमेंट को आज की इस क्लास में हम लोग अभी समझेंगे। तो 2 एलिमेंट मेरे कौन कौन से हैं, पहला है मेरा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। सबसे पहले बात करते हैं हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपके मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स तक के बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होंगे, उन सारे मिडिल मैन को हम लोग बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब जो ये मिडिल मैन इन्वॉल्व है, ये जो मिडिल मैन है मेरा, ये मिडिल मैन मेरे रिटेलर हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, या कोई भी मेरा पर्सन हो सकता है जो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के कस्टमर तक पहुंचा रहा है,
उस पर्सन को हम लोग मिडिल मैन कहते हैं। अब वो मिडिल मैन एक एजेंट, एक रिटेलर, एक स्मॉल रिटेलर, एक होलसेलर, एक गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि जो मेरा ये मिडिल मैन है, इस मिडिल मैन का काम क्या है, क्या क्या करता है ये मिडिल मैन। तो मिडिल मैन का पहला काम होता है ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, ये हमारे गुड्स को ग्रेड वाइज डिवाइड करता है कि ये ग्रेड ए का है, ये ग्रेड बी है, ये ग्रेड सी है और ये डी है। जैसे मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने गुड्स बना के रख दिए, सारे एक साथ बनाया, बना के रख दिए। अब जो एक रिटेलर होगा या एक होलसेलर होगा या एक मिडिल मैन होगा, उसका काम होगा कि वो मुझसे सारे गुड्स परचेज करेगा एंड देन उसको कैटेगराइज करेगा कि कौन सा गुड्स ए क्वालिटी का है, कौन सी बी क्वालिटी है, कौन सी सी क्वालिटी है और कौन सी डी क्वालिटी। जैसे वेजिटेबल्स खरीदने आप लोग जाते होंगे तो सेक्शंस बने रहते हैं ना, चीजें तो सेम होती हैं। अब आपका टोमेटो पटेटो जो है वो तो सेम होगा, बट छोटा है तो सस्ता होगा, मीडियम है तो मॉडरेट होगा और बड़ा है तो महंगा हो जाएगा। छोटा पोटैटो है सस्ता मिल जाएगा, मॉडरेट है तो मॉडरेट प्राइसेस होंगे और अगर बड़ा है तो ज्यादा प्राइसेस होंगे, या इसके अकॉर्डिंग, ये वैरायटी के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। तो सिंपल एज दैट कि यहाँ पे हम लोग इसको क्वालिटी वाइज ग्रेड करते हैं और ये ग्रेडिंग करने का काम मेरे मिडिल मैन का होता है। मेरा जो मिडिल मैन होता है वही इनको ग्रेड वाइज सेट करता है। ग्रेडिंग करने के बाद दूसरा आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी मेरा मिडिल मैन है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में रखे। वो कितने ज्यादा गुड्स परचेज कर सकता है ताकि मार्केट में गुड्स हमेशा अवेलेबल रहे, कभी भी मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज ना हो और हमेशा मेरे गुड्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में बनी रहे ताकि लोग उसको इजीली परचेज कर पाए। तो गुड्स अवेलेबल करने की जो जिम्मेदारी होती है या गुड्स अवेलेबल करने की जो ड्यूटी होती है वो भी हमारे मिडिल मैन की ही होती है। थर्ड आता है वैरायटी। एक मिडिल मैन का या रिटेलर का ही काम होता है कि वो वैरायटी में गुड्स मेंटेन करके रखे। अब जैसे हम कुछ भी बना रहे हैं, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एक मैन्युफैक्चरर है तो हम एक ही चीज बनाएंगे। अगर हम लोग चिप्स बना रहे हैं तो हम सिर्फ चिप्स बनाएंगे, अगर हम कुरकुरे बना रहे हैं तो हम सिर्फ कुरकुरे बनाएंगे, अगर हम बिस्किट्स बना रहे हैं तो हम सिर्फ बिस्किट्स बनाएंगे। तो मेरे पास तो सिर्फ बिस्किट है, एक ही चीज है, बट जो मेरा रिटेलर होगा वो लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स मेंटेन करेगा ताकि कस्टमर को जो भी गुड्स चाहिए हो वो उनको इजीली अवेलेबल करा पाए। तो जो एक मैन्युफैक्चरर होता है वो सिंगल क्वांटिटी में डील करता है, बट वहीं जो मेरा रिटेलर होता है वो लार्ज क्वांटिटी में डील करता है और लार्ज वैरायटी में भी डील करता है। वैरायटी के बाद आता है पैकिंग। पैकिंग करने का काम भी मेरे रिटेलर का ही होता है क्योंकि वो जब वो ग्रेड वाइज डिवाइड करता है कि ये ग्रेड ए है तो वो महंगा हो गया तो उसकी पैकिंग अच्छी होगी, ग्रेड बी थोड़ा सा सस्ता है तो पैकिंग थोड़ी सी अच्छी कम होगी और उस हिसाब से होगी, ग्रेड सी वो और बुरा है तो उसकी पैकिंग और बुरी होगी और ग्रेड डी बिल्कुल ही बुरा है तो उसको हम लोग खुला ही बेच देंगे। तो पैकिंग करने का काम भी मेरे रिटेलर्स का होता है और ये रिटेलर जो ये पैकिंग करते हैं ये अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी वाइज करते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी पैकिंग उतनी अच्छी होगी, क्वालिटी जितनी बुरी होगी पैकिंग उतनी ही बुरी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है बार्गेनिंग करना। तो बार्गेनिंग करने का जो काम होता है वो भी मेरे रिटेलर ही परफॉर्म करते हैं क्योंकि जो भी कस्टमर आएगा वो रिटेलर से ही बार्गेनिंग करेगा कि भाई नहीं इतने का नहीं इतने का लेना है या इतने का चाहिए या इतने का चाहिए, जो भी प्राइसेस होंगे वो जो भी मेरे नेगोशिएशन होगा या जो भी बार्गेनिंग होगी वो एक कस्टमर और रिटेलर के बीच में ही होगी क्योंकि जो कस्टमर है वो मैन्युफैक्चरर को जानता नहीं है और जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर को नहीं जानता है। तो यहाँ पे जो एक मिडिल मैन है जो रिटेलर है वो दोनों के बीच का एक लिंक है, तो वो जो लिंक है वही लिंक आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे नेगोशिएशन का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा रिटेलर होता है वही मेरे कंज्यूमर के साथ नेगोशिएट करता है, बार्गेनिंग करता है कि उसको कितने में चीज चाहिए। ठीक, लास्ट मेरा आता है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग भी मेरा रिटेलर ही लेगा कि अगर गुड्स खराब हो जाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी रिटेलर की है, अगर गुड्स लेने के बाद खराब हो जाए और वारंटी पीरियड में हो तो भी रिटेलर की जिम्मेदारी होती है उससे कंसर्न करने की, और अगर कोई चीज लाते वक्त टूट जाए तो भी रिटेलर की जिम्मेदारी है, बेचते वक्त टूट जाए तो भी रिटेलर की ही जिम्मेदारी होती है। मैन्युफैक्चरर ने सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस कर दिए हैं एंड गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मेरा क्या था, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका था ये कॉन्सेप्ट कि जो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स थे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब हो गया कि जब हम अपने जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कस्टमर तक जा रहे हैं, मतलब इधर मैन्युफैक्चरर ने बनाया और डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच गया, बीच में किसी भी तरह का कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। तो जब आपके चैनल्स में कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। और जब वहीं पे हमारे जो बीच में कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व हो जाता है, कोई पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, कोई मीडिएटर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट चैनल।
तो यहाँ पे दो तरह के चैनल्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट चैनल को हम लोग यहाँ पे जीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं, मतलब जो मेरा डायरेक्ट लेवल है उस डायरेक्ट लेवल को हम लोग जीरो लेवल बोलते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या था, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, तो बीच में कोई नहीं इन्वॉल्व था, इसीलिए इसको जीरो लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि बीच में कोई भी लेवल नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई भी मिडिल मैन नहीं है। तो जीरो लेवल ऑफ चैनल जो होता है उसमें डायरेक्टली जो गुड्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। डायरेक्ट को 0 लेवल और इनडायरेक्ट को 1, 2 एंड 3 लेवल। सबसे पहले है मेरा 1 लेवल। 1 लेवल का मतलब हो गया जिसमें बीच में एक मीडिएटर इन्वॉल्व होगा बस, यानी मैन्युफैक्चरर और कस्टमर्स के बीच में, दोनों के बीच में जब एक मीडिएटर इन्वॉल्व है, एक कस्टमर है, एक मीडिएटर है, एक कस्टमर है, एक मैन्युफैक्चरर, और बीच में जो एक मीडिएटर इन्वॉल्व है, तो जब आपका एक मीडिएटर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 लेवल चैनल। जब आपके 2 मीडिएटर होते हैं तो उसको बोलते हैं 2 लेवल चैनल, और जब आपके 3 मीडिएटर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 लेवल ऑफ चैनल्स। 1 लेवल में एक मीडिएटर, 2 लेवल में 2 मीडिएटर और 3 लेवल में 3 मीडिएटर। तो अब 1 लेवल जो है उसमें कौन होगा, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर। यानी मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, मैन्युफैक्चरर अपने सारे गुड्स उठा के बेच देगा अपने रिटेलर को, भैया ये लो तुम ले जाओ, अब तुम कस्टमर को सप्लाई करो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो 1 लेवल ऑफ चैनल में क्या होगा, यहाँ पे रिटेलर जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। 0 लेवल में मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर, 1 लेवल में मैन्युफैक्चरर, रिटेलर देन कस्टमर। फिर आता है 2 लेवल। 2 लेवल में 2 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, ये तो है ही मेरे पास, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर तो ये तो रहेगा ही। 2 लोग कौन से इन्वॉल्व हो गए, होलसेलर और रिटेलर। तो यानी कि 2 लेवल ऑफ चैनल्स में मेरे 2 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, द फर्स्ट वन इज होलसेलर एंड द सेकंड वन इज रिटेलर। नेक्स्ट आता है मेरा 3 लेवल ऑफ चैनल। 3 लेवल ऑफ चैनल मेरे कौन से, तो 3 लेवल ऑफ चैनल्स के अंदर मेरे यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 3 लोग और जुड़ जाएंगे, जिसमें द फर्स्ट वन इज एजेंट, द सेकंड वन इज होलसेलर एंड द थर्ड वन इज रिटेलर। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ चैनल में 2 तरह के चैनल हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम लोग 0 लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई मीडिएटर या मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे जो गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स के पास पहुंच जाते हैं। वही जो मेरा इनडायरेक्ट लेवल है, इनडायरेक्ट लेवल में मेरे 3 लेवल होते हैं, 1, 2 एंड 3। 1 में मैन्युफैक्चरर, रिटेलर देन कस्टमर, 2 लेवल में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर देन कस्टमर, एंड 3 लेवल ऑफ चैनल में मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर्स। अब कोई भी जो कंपनी है या कोई भी जो मैनेजर है या कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि हम कौन सा चैनल फॉलो करें, हम डायरेक्ट चैनल पे जाए कि इनडायरेक्ट में जाए। अब इनडायरेक्ट में जाए तो 1 लेवल हो, 2 लेवल हो या 3 लेवल हो, तो कैसे डिसाइड करेगा। तो नेक्स्ट मेरा आता है फैक्टर अफेक्टिंग द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर में सबसे पहले मेरा आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल का फैक्टर का मतलब क्या हो गया, मेरे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आसपास की सोसाइटी कैसी है, आसपास की पॉलिसीज कैसी हैं, आसपास के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, आसपास की गाइडलाइन कैसी है। तो जैसी आपके आसपास की सोसाइटी होगी वैसा आपको चैनल फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि बीच में कोई मीडिएटर ना हो, डायरेक्टली गुड्स मिले, तो आपको डायरेक्ट चैनल यानी कि डायरेक्ट फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो चाहते हैं कि बीच में मीडिएटर से या किसी मिडिलमैन से खरीदना चाहते हैं, तो आप इनडायरेक्ट चैनल फॉलो करेंगे। अगर वहां पे जो पॉलिसी है वो ये है कि हमें सस्ते गुड्स चाहिए, तो डायरेक्ट चैनल फॉलो करना पड़ेगा। अगर वहां पॉलिसी है कि हम थोड़े से महंगे अफोर्ड कर सकते हैं बट हमें वैरायटी चाहिए, तो इनडायरेक्ट चैनल फॉलो करना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारा सिंपल एज दैट कि हमारे इन्वायरमेंट में जो चीजें चल रही हैं, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग जिस तरह की होगी वैसा हमें चैनल फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड आता है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब हो गया कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं। अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स इनडायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों लोग इनडायरेक्ट फॉलो करेंगे तो दोनों के गुड्स सेम टाइम पे आएंगे, और जब दोनों के गुड्स सेम टाइम पे आएंगे तो कंपटीशन टफ हो जाएगा। वहीं अगर वो इनडायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं और मैं डायरेक्ट फॉलो करूं तो मेरे गुड्स ज्यादा मार्केट में होंगे, जब मेरे गुड्स ज्यादा अवेलेबल होंगे तो वो बिकेंगे ज्यादा, जब बिकेंगे ज्यादा तो मेरी मार्केट जो है वो बढ़ जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव नेचर में आपका सिंपल जो कॉम्पिटिटर फॉलो कर रहा होगा उसके अपोजिट आप फॉलो करोगे। अगर वो डायरेक्ट फॉलो कर रहा तो आप इनडायरेक्ट फॉलो करोगे, अगर वो इनडायरेक्ट फॉलो कर रहा है तो आप डायरेक्ट फॉलो करोगे। अब आप ये कहेंगे कि सर मान लेते हैं
वो डायरेक्ट फॉलो कर रहा है और हमने इनडायरेक्ट कर लिया, तो हमें नुकसान हो जाएगा क्योंकि मेरे गुड्स देर से पहुंचेंगे। तो हाँ, आपके गुड्स देर से पहुंचेंगे, बट इनडायरेक्ट चैनल होने की वजह से आपके गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा मेंटेन रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट में तो वो हर समय वहां हो नहीं सकता है, तो दिक्कत हो जाएगी। बट जब इनडायरेक्ट चैनल फॉलो होगा तो कोई ना कोई एक मीडिएटर जो है वो उन तक गुड्स पहुंचा ही देगा, तो आपके गुड्स जो है मार्केट में हमेशा अवेलेबल होंगे, भले कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। तो कॉम्पिटिटिव में जैसा आपका कॉम्पिटिटर होगा उसके जस्ट अपोजिट आपको फॉलो अप करना है। नेक्स्ट आता है मार्केट फैक्टर, मेरी मार्केट कैसी है। तो मार्केट में सबसे पहले मेरा आता है लोकेशन फैक्टर, लोकेशन कैसी। तो अगर आप एक वाइड एरिया को कवर कर रहे हो, आपकी लोकेशन बहुत बड़ी है, आप पूरे कानपुर को मैनेज कर रहे हो, इन शॉर्ट आप पूरे कानपुर, पूरे आगरा, पूरे इलाहाबाद, पूरे दिल्ली, पूरी लखनऊ, मतलब पूरी एक सिटी को अगर आप मैनेज कर रहे हो, पूरी एक सिटी की चीजों को आप देख रहे हो, तो वहां पे जो आपका चैनल होगा वो कौन सा होगा? इनडायरेक्ट, क्योंकि आप अकेले सारी सिटी को मैनेज नहीं कर सकते हो, आप एक ही टाइम पे हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते हो। तो जब आपकी जो लोकेशन है वो वाइड होगी तो आप इनडायरेक्ट फॉलो करोगे, जब आपकी लोकेशन छोटी होगी, एक लिमिटेड एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया है, तो वहां पे आप डायरेक्ट फॉलो करोगे। तो लोकेशन के केस में अगर लोकेशन बड़ी है तो इनडायरेक्ट, लोकेशन छोटी है तो फिर डायरेक्ट। नेक्स्ट मेरा आता है साइज, मार्केट का साइज कैसा है। अगर आपकी जो मार्केट है भले वो स्पेसिफिक एरिया है, मतलब एक ही एरिया है, बट वो मार्केट बहुत बड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपका एक एरिया है, अब उस एरिया में ब्लॉक है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, ऐसे करते करते ए टू जेड है। तो जब ए टू जेड ब्लॉक है तो 26 ब्लॉक हो गए। जब 26 ब्लॉक आपके पास हो गए हैं तो 26 ब्लॉक को अकेले मैनेज आप नहीं कर सकते हो, तो फिर वहां पे आपको एक मीडिएटर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे आप फॉलो क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा एरिया लेके चल रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आपकी मार्केट का साइज जो है वो बड़ा है। अब आपकी मार्केट अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 किलोमीटर मैनेज किया जा सकता है। बट अगर आपकी मार्केट 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की है तो फिर उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। तो अगर मार्केट छोटी है, मार्केट का साइज छोटा है तो डायरेक्ट चैनल, वहीं अगर मार्केट का साइज बड़ा है तो फिर इनडायरेक्ट चैनल। नेक्स्ट मेरा आता है क्वालिटी। अगर आपके गुड्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है आपकी, तो आप फॉलो करोगे डायरेक्ट, क्योंकि अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो हम खुद अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम क्या चाहते हैं या मेरे गुड्स किस तरह के अवेलेबल हैं। तो जैसे मेरे गुड्स होंगे, अगर मेरे गुड अच्छे हैं, मेरी गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, तो वहां पे हम सामने प्रेजेंट करेंगे अपने आप को कि ये प्रोडक्ट हमने बनाया। होता है ना, जब कोई काम हम अच्छा करते हैं, जब कोई काम हम अच्छा कर देते हैं तो हम सोचते हैं हमें तारीफ मिले, लेकिन मैं जब कोई काम खराब कर देते हैं तो कहते हैं तुम दे दो तुम दे दो तुम दे दो। तो अगर मेरे गुड्स जो है वो गुड क्वालिटी के होंगे तो हम डायरेक्ट चैनल फॉलो करेंगे, वही जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो बैड क्वालिटी के हैं, थोड़ी मॉडरेट क्वालिटी के, तो हम इनडायरेक्ट फॉलो करेंगे। तो गुड क्वालिटी है तो डायरेक्ट चैनल, मॉडरेट क्वालिटी है तो इनडायरेक्ट चैनल। नेक्स्ट मेरा आता है नेचर ऑफ द मार्केट। मार्केट का नेचर कैसा है, मार्केट क्या चाहती है? अगर मार्केट चाहती है कि गुड्स की अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे, मतलब आती रहे, कभी कमी पड़े ही ना, तो हमें इनडायरेक्ट फॉलो करना पड़ेगा। वही अगर मार्केट चाहती है कि हाँ हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अवेलेबिलिटी के साथ, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो वहां पे फिर हम डायरेक्ट फॉलो करेंगे कि ठीक है जब मेरे बन जाएंगे तो हम लाके दे देंगे, इकट्ठा लाके दे देंगे, काम खत्म। लेकिन अगर मार्केट चाहती है प्रॉपर बने रहे और इकट्ठा ना आए मेरे पास, एक साथ ना आए, एक छोटे छोटे अमाउंट में मेरे पास अवेलेबल है ताकि मेरे ऊपर ही बर्डन ना पड़े और गुड्स भी अवेलेबल रहे, तो वहां फॉलो करेंगे इनडायरेक्ट। बट अगर मार्केट जो ये कहती भैया एक काम करो इकट्ठा ला के रख दो ताकि बार बार का सरदर्द ना हो, तो फॉलो करेंगे डायरेक्ट। तो अगर मार्केट जो है वो ऐसी मार्केट है जहां वो फॉलो कर रही है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट चैनल, और जहां पे उसको सब कुछ एक साथ चाहिए तो फिर हमारा डायरेक्ट चैनल। ये थे मेरे मार्केट के 4 पॉइंट्स, लोकेशन, साइज, क्वालिटी एंड नेचर। नेक्स्ट आता है कंपनी के बेसिस पे कि कंपनी कैसे डिसाइड करेगी। तो कंपनी की सबसे पहला है फाइनेंस। अगर कंपनी के पास बहुत पैसा है, उसको पैसे की कोई कमी ही नहीं है, तो अगर उसको पैसे की कोई कमी नहीं है तो वो फॉलो करेगी यहाँ पे कौन सा चैनल? पैसे की कोई कमी नहीं, उसके पास पैसा खूब है, तो वो वहां पे फॉलो करेगी इनडायरेक्ट चैनल, क्योंकि कोई पैसे की दिक्कत ही नहीं है, तो भैया मीडिएटर डाले रहो बीच में, पहुंचेंगे गुड्स आराम से, क्योंकि पैसा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वहां पे उनके पास किसी भी तरह से कोई भी पैसे की शॉर्टेज है, पैसा कम है, तो वो ये चाहेंगे भैया हमारे गुड्स एक बार में बिक जाए, रिटेलर आके ले जाए ताकि मेरे पास पैसा आ जाए। तो अगर यहाँ पे जो मेरी कंपनी है, अगर उसके पास फाइनेंस अवेलेबल है, बहुत पैसा है उसके पास, तो वो फॉलो करेगी डायरेक्ट चैनल। वही अगर उसके पास पैसे की कमी है तो वो फॉलो करेगी इनडायरेक्ट चैनल।
पैसा बहुत है तो डायरेक्ट चैनल, पैसे की कमी है तो इनडायरेक्ट चैनल। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है यहाँ पे जो कंपनी है वो ये चाहती है कि गुड्स पे अधिकार मेरा रहे, मतलब जो गुड्स बिक रहे हैं मार्केट में मेरे, उस पे पूरा कंट्रोल मेरा रहे। हम चाहे तो बिके, हम चाहे तो ना बिके, हम चाहे तो ज्यादा बिके, हम चाहे तो कम बिके। तो अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट पे सिर्फ अपना कंट्रोल रखना चाहती है, तो अगर वो कंट्रोल रखना चाहती है तो डायरेक्ट चैनल होगा। बट अगर वो कंट्रोल शेयर कर सकती है कि चलो ठीक है मेरी जगह तुम बेच लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो फॉलो करेगी इनडायरेक्ट चैनल। तो अगर वो कंट्रोल शेयर कर सकती है तो इनडायरेक्ट चैनल, बट अगर वो कंट्रोल शेयर नहीं कर सकती है तो हम फॉलो करेंगे डायरेक्ट चैनल। लास्ट मेरा आता है फैक्टर प्रोडक्ट फैक्टर। प्रोडक्ट फैक्टर के भी 4 है। सबसे पहले आता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है प्राइसेस। अगर आपके गुड्स महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव गुड्स हैं, तो हम फॉलो करेंगे डायरेक्ट चैनल, क्योंकि भाई महंगे हैं तो हम चाहते हैं हमें पैसा डायरेक्ट मिले ताकि कोई और लेके ना भाग जाए। अब पता चला आप डायमंड बेच रहे हो, अब डायमंड बेच रहे थे, पता चला 4 करोड़ का बिका, बीच में आपने मीडिएटर डाला था, वो पैसा लेके गायब, चला गया, मेरा पैसा भी चला गया, डायमंड भी चले गए। तो अगर आपके जो गुड्स है वो महंगे हैं, वैल्यू जो है वो एक्सपेंसिव है, तो डायरेक्ट चैनल। वही अगर आपके गुड्स सस्ते हैं और ज्यादा महंगे नहीं है तो इनडायरेक्ट चैनल। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपके प्रोडक्ट को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है वो, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो उसको यूज करना, तो हम फॉलो करेंगे डायरेक्ट ताकि हम कस्टमर्स को समझा पाए। बट वही अगर मेरे प्रोडक्ट को यूज करना बहुत इजी, बस एक स्विच दबाया और प्रोडक्ट स्टार्ट, मतलब काम स्टार्ट, मशीन स्टार्ट हो गई, अपने आप काम कर देगी, आपको कुछ नहीं करना। तो अगर मेरे प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है तो हम डायरेक्ट चैनल फॉलो करेंगे। वही मेरे प्रोडक्ट इजी टू यूज है, कोई दिक्कत नहीं होगी यूज करने में, तो हम इनडायरेक्ट चैनल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है नेचर। मेरे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो आसानी से बिक जाता है, जल्दी जल्दी बिक रहा है, तो हम फॉलो करेंगे इनडायरेक्ट चैनल। बट अगर उसको बेचने में टाइम लग रहा है तो हम फॉलो करेंगे डायरेक्ट चैनल। फिर आता है ड्यूरेबिलिटी। अगर मेरे गुड्स लंबे समय तक चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खराब नहीं होंगे, लंबे टाइम तक चलेंगे, तो हम फॉलो करेंगे इनडायरेक्ट चैनल। बट अगर मेरे गुड्स खराब हो जाएंगे, जल्दी अगर मेरे गुड्स खराब हो सकते हैं तो हम फॉलो करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट चैनल। और अगर मेरे गुड्स खराब नहीं होंगे, चल सकते हैं, तो हम फॉलो करेंगे इनडायरेक्ट। तो अगर मेरे गुड्स जो ड्यूरेबिलिटी है वो लंबे समय तक चलने वाली है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है, तो इनडायरेक्ट फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आराम से बिक जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट अगर मेरे गुड्स जल्दी खराब हो जाएंगे तो हम फॉलो करेंगे डायरेक्ट कि भैया आओ जल्दी जल्दी लेके जाओ, खत्म करो बवाल। ठीक, तो ये थे मेरे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो हमारे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट करते हैं। तो ये हम लोग ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड द फैक्टर अफेक्टिंग दैट। अब बात करते हैं हमारे सेकंड कंपोनेंट ऑफ प्लेस के। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा फर्स्ट क्या था, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकंड कंपोनेंट था हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे गुड्स जो है वो कैसे मार्केट तक आते हैं। चैनल तो हमने बता दिया आपको कि चैनल्स में हमारे मीडिएटर इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोग होते हैं, वो चैनल्स में आ जाता है। अब बात हम लोग करेंगे कि ये गुड्स मार्केट तक कैसे आते हैं, क्या प्रोसीजर होता है मार्केट तक आने का। तो बेसिकली हमारा जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 4 स्टेप से होके गुजरता है या 4 प्रोसेस से होके गुजरता है, जिसमें सबसे पहले मेरा आता है ऑर्डर प्रोसेस से। सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी हमने ऑर्डर दिया है, जो भी गुड्स हमने मांगे हैं, उसको प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा या कितने स्टेप्स लगेंगे। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का सिंपल सा मतलब है टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स बनने से लेके और कस्टमर तक पहुंचने के बीच में जितना भी टाइम लग रहा है, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना, और जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व है कि पहले रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड, फिर सेमी फिनिश गुड से फिनिश गुड, फिर पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन से रिटेलर के पास, फिर रिटेलर से कस्टमर्स के पास। तो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी टाइम इन्वॉल्व है, जितने भी प्रोसीजर इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीजें मेरी आती हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग में, कि मेरे ऑर्डर को प्रोसेस करने में, उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। सेकेंड मेरा आता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें खर्चा कितना आ रहा है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कुछ गुड्स हमारे ऐसे हैं कि जिनमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ नहीं लगती है। जैसे हमारे लेज हो गए, अंकल चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, इन सब में क्या है, ये आपको 5 रुपए के हैं तो 5 के ही मिलेंगे, 20 के हैं तो 20 के ही मिलेंगे। आप कहीं भी ले लो, किसी भी सिटी में ले लो, बट ये आपको उसी प्राइस पे ही ऑफर हमेशा किए जाएंगे। तो वहां पे हमारे ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं होता है। बट कुछ चीजें हमारी ऐसी होती है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व किए जाते हैं। जैसे हमारे टी हो गए, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, इलेक्ट्रिक आइटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, होम अप्लायंसेस हो गए,
तो ये जितनी दूर से ट्रैवल करके आएंगे इनका उतना ट्रैवलिंग कॉस्ट ऐड होती जाएगी, जितनी ट्रैवलिंग कॉस्ट ऐड होती जाएगी उतना महंगा ये प्रोडक्ट होता जाएगा। तो सेकंड स्टेप मेरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो जितनी दूर से गुड्स आ रहे होंगे वो उतने महंगे होते जाएंगे और जितने पास से आ रहे होंगे गुड्स उतने सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ही वैरी कर जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है वेयर हाउसिंग, यानी हम लोग जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। अब हमने गुड्स बना लिए, अब हो सकता है वो पूरे ना बिके, कई बार ऐसा होता है गुड्स बन तो गए बट बिके नहीं है, कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। तो जब मेरे कुछ ना कुछ गुड्स बाकी रह जाते हैं तो उनको जहां पे हम स्टोर करते हैं उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस या फिर गोडाउन, जिसको कहते हैं गोदाम। तो जहां पे हम अपने स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वो जगह कहलाती है वेयर हाउस। और वेयर हाउस भी अगर अपना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रेंटेड है तो उसका रेंट की जो कॉस्ट है वो भी आपके प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो जाएगी। लास्ट मेरा यहाँ पे आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है टू मेंटेन द स्टॉक ऑफ द गुड्स, कि जो भी हम लोग अपने गुड्स के स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं कि गुड्स ना बहुत ज्यादा हो जाए ना बहुत कम हो जाए, एक मॉडरेट क्वालिटी में हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहे, वो मेरा कहलाता है इन्वेंट्री कॉस्ट। अब इन्वेंट्री के कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में अगर आप अपने कस्टमर को गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस देना चाहते हैं तो आप हमेशा इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, कि जहां उन्होंने 10 मांगे हमने 10 सप्लाई किए, उन्होंने 15 मांगे हमने 15 दिए, उन्होंने 25 मांगे हमने 25 दिए, उन्होंने 2 मांगे हमने 2 दिए, उन्होंने 200 मांगे हमने 200 दे दिए। तो कस्टमर सर्विस में आप जितनी अच्छी सर्विस देना चाहते हो उतनी ज्यादा आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा? जब आप उसको गुड्स दोगे। गुड्स कब दे पाओगे? जब आपके पास इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक पहले से अवेलेबल होगा। तो पहली चीज यहाँ पे है कस्टमर सर्विस। अगर आप कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहते हो तो गुड्स अच्छे बनाने पड़ेंगे, बट अगर आप कस्टमर्स को नॉर्मल सर्विस देना चाहते हो तो आप गुड्स के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। सेकेंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब हो गया कि आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो। तो अगर आपका जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप चाहते हो रेगुलर बेसिस पे रहे, कंटिन्यूअसली चलता रहे, तो फिर आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। बट अगर आप रुक रुक के बेचते हो, एक एक दो दो महीने के गैप पे सामान बेचते हो, तो फिर वहां पे आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं। थर्ड मेरा आता है सेल्स फोरकास्ट। अगर आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया है कि इन फ्यूचर इतनी सेल होगी, पता है आपको कि आने वाले टाइम पे 100 गुड्स बिकेंगे, तो हम 100 ही बना के रखेंगे। हम क्यों ज्यादा बनाए भाई? जब हमें पता है कि 100 ही बिकने वाले हैं और हमने एकदम एक्यूरेट अंदाजा लगाया कि 100 ही बिकेंगे तो हम 100 बनाएंगे। अगर हमने अंदाजा लगाया कि 50 बिकेंगे तो हम 50 बनाएंगे। अगर हमने अंदाजा लगाया 500 बिकेंगे तो हम 500 बनाएंगे। तो सेल्स फोरकास्ट में आपको ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग इसमें पहले से ही सारी चीजें एनालाइज कर लेते हैं और उस एनालिसिस और प्लानिंग के बाद ही हम सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। लास्ट फिर आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री मेंटेन करने पे खर्चा कितना आ रहा है। अगर इन्वेंट्री मेंटेन करने पे खर्चा ज्यादा आ रहा है तो वो मेरी कॉस्ट को बढ़ा देगा। वहीं अगर इन्वेंट्री मेंटेन करने पे खर्चा इतना नहीं आ रहा है तो वो मेरी कॉस्ट को कम कर देगा और गुड्स मेरे आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बात करी हमारे प्लेस मिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में। प्लेस मिक्स के अंदर हमने 2 कंपोनेंट पढ़े, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लेवल्स ऑफ चैनल पढ़े कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और उसके फैक्टर्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके कॉन्सेप्ट पढ़े और उसके फैक्टर। आई होप सबको सारी चीजें